तो कोटा में रहे हो तो कोटा की हॉस्टल फी लगभग क्या मतलब रेंज है हॉस्टल फी की? अगर कोई बहुत सस्ता भी लोगे ना तो भी वो 10 से 12,000 जाएगी। मैं जो हॉस्टल में रहती थी वहाँ पे सबसे कम जो रेंट था रूम का वो 12,000 था और सबसे ज़्यादा मतलब 10,000 रूम था उसका भी 16-17,000 तक जाता था। और अगर तुम पीजी लेते हो तो उसमें 7-8,000 तक जाता है। और अगर मतलब कुछ हॉस्टल थे वो बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे, उसमें जिम वगैरह भी होते थे, उनका 25,000 तक रेंट जाता था पर मंथ। व्हाई नॉट कोटा? कोटा का एनवायरनमेंट मतलब नहीं है, अब इतना अच्छा नहीं रहा है। मैं जिस एरिया में रहती थी, मैं जवाहर नगर में रहती थी। मेरे जेईई के टाइम पे जनवरी में तभी उधर ही 2 सुसाइड हो गई थी, कैसे नेगेटिव सा माहौल बना रहता है। हेलो मैं पीयूष और एक नई वीडियो नए इंटरव्यू नए स्टूडेंट के साथ। तो इसमें हम जानेंगे नंदिनी का एक्सपीरियंस फ्रॉम वाइब्रेंट कोटा। पहले आप अपना इंटरव्यू दे देना। मेरा नाम नंदिनी है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं ओरिजिनली यूपी से बिलोंग करती हूँ। 10th तक मैंने दिल्ली में पढ़ाई की थी, फिर 11th में मैं कोटा चली गई थी जेईई की प्रिपरेशन के लिए। फिर 11th-12th मैंने वहीं से कंप्लीट की और स्कूल मैंने दिल्ली से ही कंप्लीट किया था। फिर अब मैं बीएस डिग्री में पढ़ती हूँ आईआईटी मद्रास की, तो इसकी एक ऑनलाइन डिग्री है। तो ये 10th के बाद पीसीएम लिया, तो पहले हाँ, 10th में कितने परसेंटेज थे? 10th में मेरी 95% थी। तो जैसे ये तो तभी कोटा चले गए थे या फिर ड्रॉप ईयर में गए कोटा? नहीं, 10th के बाद कोटा चली गई थी 11th में। तो पहले तो आप न्यू दिल्ली में रहते हो, हाँ, हाँ, हाँ। तो न्यू दिल्ली में भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ छोड़ के आपने कोटा क्यों ज्वाइन किया? कोई रीज़न? वो एक्चुअली मुझे ना कोटा का मैंने कोटा में वाइब्रेंट अकेडमी का एक स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था, तो वहाँ पे स्कॉलरशिप मेरे को मिली थी, तो मैं इसलिए कोटा गई थी। वहाँ ये पे मेरे को ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ रहा था। वाइब्रेंट कोचिंग में क्या मतलब स्कॉलरशिप किस ऑनलाइन स्कॉलरशिप थी ऑफलाइन? ऑफलाइन स्कॉलरशिप थी कि आप वहाँ पर आके पढ़ सकते हो, आपको उसमें मतलब जो हॉस्टल चार्जेस है और कोचिंग के चार्जेस हैं, वो सब आपके फ्री हो जाएँगे अगर आप टेस्ट में अच्छा करोगे तो इस तरीके से। अच्छा, और तो जैसे 11th में पीसीएम लिया, तो वो पेरेंट्स का प्रेशर था या फिर खुद की इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट कहाँ से आया इंजीनियरिंग में? थोड़ा-सा इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट भी था और ये था कि 10th तक मैथ अच्छी लगती थी। मैथ में अच्छे मार्क्स आते थे तो ऐसा था कि मैथ में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आगे मैथ ही कंटिन्यू करनी है। अच्छा, और ये इंजीनियरिंग फील्ड चूज़ की, तो फिर ऐसा नहीं हुआ कि 11th में आके 10th का मैथ कुछ और रहता है, 11th का मैथ में थोड़ा टफ, तो उस समय कैसे हैंडल किया? हाँ, ये तो रहा था मतलब कोचिंग में भी हमारे सर कराते थे तो जब वो स्टार्टिंग में स्टार्ट कराते थे तो जेईई मेन लेवल का सब कुछ रहता था, तो तब तो सब इज़िली समझ आ जाता था, पर धीरे-धीरे जब जेईई एडवांस पर जाने लगते थे, उसके क्वेश्चन आते थे, सर हमारी बहुत तरह की डिफरेंट बुक्स भी कराते थे, तो तब वो बहुत मुश्किल लगने लगा था, तब लगता था कि नहीं जेईई लेवल की मैथ और फिर 10th 11th की मैथ ऐसे बहुत डिफरेंस है। अगर हम 11th-12th एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ेंगे, तो वो हमें बहुत ईज़ी लगेगा, 10th के बाद 11th-12th में कंटिन्यू करना ईज़ी होगा। पर 10th तक हम एनसीईआरटी ज़्यादा आर डी शर्मा करते हैं, फिर 11th-12th में जी एडवांस की मैथ करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगता है। तो जैसे कि हम जैसे आप 11th में गए, तो वाइब्रेंट में कब चले गए थे आप वाइब्रेंट कोचिंग में? मैं 2 साल पहले 2023 में अप्रैल में गई थी मैंने बैच थोड़ा लेट जॉइन किया था, वो 5 अप्रैल को शुरू हो गया था और मैंने जॉइनिंग 17 अप्रैल से की थी। तो फिर वाइब्रेंट अकेडमी में जो बच्चे लेट जॉइन करते हैं उनके लिए बैकअप क्लासेस लगाई जाती थी, तो हमें फिर जो जितने भी बच्चों ने लेट जॉइन किया था उन सब लोगों को बैकअप क्लासेस मिली। फिर उसके बाद बैकअप क्लासेस में थोड़ा जल्दी-जल्दी पढ़ाया जाता है, जो नॉर्मल बैच चल रहा है उससे कोप अप कराने के लिए। फिर बैकअप क्लासेस खत्म हो जाती हैं और फिर सारे स्टूडेंट्स को एक ही बैच में डाल देते हैं। और ये वाइब्रेंट एकेडमी ही क्यों चूज़ किया? और भी तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्कॉलरशिप टेस्ट हैं। 10th तक मेरा ये प्लान तो था कि मैं जेईई के लिए प्रिपेयर करूँगी, पर मैं कहीं बाहर जाकर करूँगी ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था। मेरा यही था या तो मैं कोई लोकल कोचिंग जॉइन करूँगी या यूट्यूब से पढ़ूँगी। पर मेरे को उसका स्कॉलरशिप टेस्ट मिला, मैंने वो दे दिया, मेरा क्लियर भी हो गया। फिर उसके बाद एक इंटरव्यू हुआ था मेरा, वो भी क्लियर हो गया था, तो उसके बाद मेरा ऐसे डिसाइड हो गया था कि मैं कोटा जाके पढ़ूँगी। तो अ, वाइब्रेंट अकेडमी का ही टेस्ट दिया था इसलिए मैंने फिर वही चुना और अच्छी थी वाइब्रेंट अकेडमी। और कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट उस समय सर्च नहीं किया था या फिर उसका स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं दिया था?
नहीं, मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन करने की थी। मेरी बहन को एक एडवर्टाइज़मेंट दिखा था, बजट स्कॉलरशिप नाम था उस स्कॉलरशिप का, तो उसने मेरे को कहा कि ये स्कॉलरशिप ऐसी है कि 100% स्कॉलरशिप देती है। ये मतलब तुम्हारी अकोमोडेशन का खर्चा भी उठाती है, पढ़ाई का भी उठाती है, तो एक बार तू इसे दे के देख ले शायद तेरा हो जाए, तो फिर वो मैंने दिया था और मेरा हो गया। तो जब ये क्लास 10 से 11th में गए, तो क्या जैसे बहुत बच्चे बोर्ड्स का जब पढ़ते हैं तो थोड़ा मैनेज हो जाता है और 10th से 11th में बहुत ज़्यादा सिलेबस अप भी हो जाता है। तो बोर्ड्स और जेईई मैनेज कैसे किया स्टार्टिंग में? इस समय तो मेरे को भी दिक्कत आई, इवन 12th के एंड तक भी इस समय दिक्कत आई थी क्योंकि कोटा में जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं वो डमी स्कूल जॉइन कर लेते हैं, पर मैंने डमी स्कूल जॉइन नहीं किया था। मेरा जो करंटली स्कूल चल रहा था, मैं एसएससी कालका जी में पढ़ती थी। मैंने वहीं पर टीचर से बात कर ली थी कि मैम हमें स्कॉलरशिप मिलेगी तो हम स्कूल नहीं आ पाएँगे, हम कोटा जा रहे हैं, तो आप हमारी अटेंडेंस का देख लीजिएगा। तो वे मतलब मेरा एक रेगुलर ही स्कूल था, जैसे सब बच्चे जाते हैं उसी में, मैं बस एग्ज़ाम्स के टाइम पर आती थी। और वहाँ पे जो मैं पढ़ती थी कोचिंग में, उसमें 11th-12th के हिसाब से सिलेबस नहीं कराते थे, जेईई के हिसाब से जो चैप्टर पहले कराने चाहिए वो कराते हैं। कुछ 12th के 11th में करा देते हैं, 11th के चैप्टर 12th में करा देते हैं। पर फिर मैं जब इधर एग्ज़ाम देने आती थी तो मेरे को उन एग्ज़ाम्स के लिए अलग से वो चैप्टर पढ़ने पड़ते थे जो सिलेबस में होते थे। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता था, पर ये था कि बोर्ड्स के लेवल का ईज़ी होता है, तो जेईई का पढ़ते हैं तो बोर्ड्स का लेवल मतलब हो जाता है टच, इसमें इतना मुश्किल नहीं होता। यूट्यूब से वन शॉट देख लो और फिर थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और एनसीईआरटी तो करते ही हैं जेईई में, तो वो हो जाता है मैनेज। तो इसका मतलब वाइब्रेंट ऑफलाइन पढ़ने के बाद भी यूट्यूब यूज़ किया है? नहीं, नहीं। हाँ, यूट्यूब यूज़ किया है, मतलब मेरे इंग्लिश और फिज़िकल एजुकेशन अलग से मेरे सब्जेक्ट थे, मैंने उसके लिए यूज़ किया है और मैं यूट्यूब यूज़ करती जब मैं अपने ऑफलाइन इधर स्कूल के एग्ज़ाम्स देने आती थी उनके लिए, क्योंकि उसमें ऐसा होता था ना सारी डेरिवेशन लिखनी है, जो भी तुम्हें पूछा गया उसको वर्ड्स में लिखना है। और बायोमेट अकेडमी में तो जेईई के हिसाब से कराते थे कि कोई भी क्वेश्चन है उसके स्टेप्स थोड़ी बताएँगे, वो तो ऐसे बताएँगे कि उस क्वेश्चन को जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो बोर्ड्स के लेवल का करने के लिए उसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए हाँ, मैं यूट्यूब यूज़ करती थी। तो जैसे मतलब बोर्ड्स के लिए आप हर टेस्ट यहाँ पे आके अपने स्टेट में आके मतलब पेपर दे रहे थे बोर्ड्स के लिए स्कूल हाँ, में। हाँ। तो क्या सजेस्ट करेंगे जो बच्चे प्रिपरेशन 11th से कर रहे हैं, वो डमी ले लें या फिर ये ऐसा ही अडॉप्ट करें कि वो टेस्ट दे जिससे उनका बोर्ड में भी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा? अब जैसे अभी बहुत ऐसा चल रहा है कि जेईई में डमी स्कूल वाले जो बच्चे हैं उनको देने नहीं दिया जाएगा या क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा, ऐसा कुछ। अगर ऐसा कुछ है तो बच्चों को डमी स्कूल नहीं लेना चाहिए, पर अगर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है डमी स्कूल से तो डमी स्कूल लेना बेस्ट है, क्योंकि स्कूल में ऐसे बार-बार एग्ज़ाम देके जाने से जो कोचिंग का सिलेबस होता है, उसमें बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है। मैं इधर एग्ज़ाम देने आती थी, फिर मेरे को वहाँ से लाइव क्लासेस मिल जाती, तो वो दोनों मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती थी। अगर डमी स्कूल से कोई दिक्कत नहीं हो रही हो जेईई में, तो लेना चाहिए, डमी स्कूल बेस्ट रहता है। और फिर उसमें तुम्हें प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट उस सब के लिए भी सब कुछ जल्दी-जल्दी हो जाता है। मेरा स्कूल यहाँ पे था तो मैंने अपने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वाइवा कुछ नहीं दिया था, तो लास्ट में मेरे सबके मार्क्स कट गए थे, लगे नहीं थे, तो उससे परसेंटेज से थोड़ी कम बनी। और जैसे कि डमी बच्चे ले लेते हैं, तो मतलब वहाँ पे कितना रेशियो था डमी बच्चों का कोटा में? मैं मैंने मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे सबका डमी स्कूल था, बस एक और लड़की थी, वो बिहार से थी, उसने भी ऐसे ही किया था कि मतलब उसके पापा की ऐसे बात हो रखी थी स्कूल में कि मेरी बेटी ऐसे पढ़ रही है, तो आप उसकी अटेंडेंस में उसको पेपर देने से मत रोकिएगा। तो वो भी पेपर देने जाती थी और फिर आ जाती थी इस तरीके से, बाकी सब बच्चों ने डमी स्कूल ले रखा था। तो डमी डमी ना होने पे जैसे मतलब जो प्रिपरेशन जेईई की करते हैं, वो क्लास नोट्स, रिवीजन और जो टेस्ट होते हैं, इसी में मतलब उलझे रहते हैं। टेस्ट आता है तो फिर क्लासेस छूट जाती है, ऐसा प्रॉब्लम होता है। और साथ में स्कूलिंग के भी टेस्ट आ गए, तो उसे कैसे मैनेज किया फिर 4 चीज़ों को? नहीं, नहीं, जो डम मैंने ऐसे डमी स्कूल लिया तो नहीं है, तो मेरे को पता नहीं है, पर जहाँ तक मेरे फ्रेंड्स थे, उनको डमी स्कूल के लिए कोई पेपर वे वगैरह नहीं देना पड़ता था और उनके पेपर घर पर आ जाते थे कि तुम 11th का तो घर पर ही आ जाता था कि तुम ये घर पे उन्हें सॉल्व करके दे दो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग आराम से कैसे भी कर सकते हैं, जब उन्हें टाइम मिले। 12th में था कि 12th में तुम्हें जाके देना पड़ेगा क्योंकि 75% का क्राइटेरिया होता है, तो वो तुम्हें अच्छे से एग्ज़ाम देना पड़ेगा तब तुम्हें रिज़ल्ट मिलेगा इस तरीके से। तो उसमें भी यही है ना कि एंड में जब एग्ज़ाम हो रहे हैं, जनवरी अटेम्प्ट तुम दोगे, उसके बाद तुम बोर्ड्स दोगे, वो तो सभी बच्चे देते हैं, चाहे तुम्हारा डमी स्कूल हो, चाहे रेगुलर स्कूल। तो वो तो सभी बच्चों की दिक्कत हो गई। बट अगर तुम्हारा डमी स्कूल नहीं है, तो तुम्हें फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम भी देने पड़ेंगे, तुम्हें प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल फाइल सब देना पड़ेगा, ये दिक्कत होती है।
और एक मतलब जैसे डमी स्कूलों के बच्चे प्रैक्टिकल नहीं देते हैं क्या? देते भी हैं तो उनको इतना वो नहीं होता, मतलब टीचर्स का थोड़ा वो रहता है कि हाँ, इन्हें हम मार्क्स दे देंगे, ये जैसा भी करेंगे। और दूसरा ये होता है कि रेगुलर स्कूल में हो तो टीचर तुम्हें डेली कहते रहेंगे कि स्कूल आओ, अगर तुम्हारी 75% अटेंडेंस नहीं होगी तो हम तुम्हें पेपर नहीं देने देंगे। ऐसे टीचर बोलते रहते हैं ना, तो डर लगता रहता है कहीं सच में पेपर देने से रोक ना दे ये वो। डमी स्कूल तो होता ही इसलिए कि तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम जाके एग्ज़ाम वगैरह दो। बाकी मेरी एक सीनियर दीदी थी जब मैं 11th में थी, वो 12th में थी, तो उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल्स दिए थे, पर वो आके बताती थी कि प्रैक्टिकल वगैरह बहुत ईज़ी थे और टीचर्स का भी यही था कि तुम मतलब कुछ भी कर दो, हम तुम्हें मार्क्स तो दे ही देंगे इस तरीके से। मतलब टीचर्स के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ, हम सब सँभाल लेंगे, पर रेगुलर स्कूल में ऐसा नहीं होता ना। और जैसे कोटा चूज़ किया न्यू दिल्ली में कोई जब न्यू दिल्ली में आए तो न्यू दिल्ली के कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बच्चों को प्रेफ़र करना चाहिए, अगर कोई न्यू दिल्ली में जा रहा है? अगर कोई न्यू दिल्ली में जाए तो मेरे ख्याल से अन अकेडमी। मेरे स्कूल के जो बच्चे थे उन्होंने तो न्यू दिल्ली में ही ऐसे जॉइन किए हुए थे। एक एलएन, पीडब्ल्यू, अन अकेडमी, फिरकी बहुत सारे हैं। पर मेरे को पर्सनल फेवरेट अन अकेडमी लगता है अगर दिल्ली के हिसाब से पूछो तो। और कोटा में टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट बताया जाएगा 5 तो? पहला तो मैं अपना ही बताऊँगी वाइवेंट अकेडमी, पर वाइवेंट अकेडमी अब ऑफलाइन इतना चल नहीं रही है, स्विच कर गई है ऑनलाइन पे। तो अगर कोई वाइवेंट अकेडमी से पढ़ना चाहता है तो वो ऑनलाइन ले सकता है, बेस्ट रहेगा। और उसके बाद एलएन, फिर पीडब्ल्यू, फिर अन अकेडमी, यही 4 सबसे ज़्यादा चलते थे, एलएन, पीडब्ल्यू और अन अकेडमी। बाकी जैसे छोटी-छोटी कोचिंग इधर बहुत चलती थी। जैसे अगर हम 2 साल पहले चले जाएँ, पास्ट में, तो क्या फिर से वाइब्रेंट अकेडमी चूज़ करेंगे या फिर कोई और? हाँ, चूज़ तो वाइवेंट अकेडमी करूँगी, पर मैं कोटा जाना चूज़ नहीं करूँगी। अगर ऐसा होगा तो मेरे को ऑप्शन मिलेगा कि तुम कोटा ना जाओ, तो मैं नहीं जाना चाहूँगी। व्हाई नॉट कोटा? कोटा का एनवायरनमेंट मतलब नहीं है, अब इतना अच्छा नहीं रहा है। मैं जिस एरिया में रहती थी, मैं जवाहर नगर में रहती थी। मेरे जेईई के टाइम पे जनवरी में तभी उधर ही 2 सुसाइड हो गई थी, तो ऐसे नेगेटिव सा माहौल बना रहता है। और मैं जिस हॉस्टल में रहती हूँ, वहाँ पे मोस्टली बच्चे नीट के थे, तो वो जनवरी में ऐसे पैनिक नहीं करते थे कि हमारा एग्ज़ाम आने वाला है। पर मैं जब 11th में थी और जिस हॉस्टल में पढ़ रही थी, वहाँ पे सारे बच्चे जेईई के थे। जनवरी में सारे बच्चों का मतलब ऐसा हाल हो जाता है कि कोई जी ही नहीं रहा, सब लाश बन के घूम रहे हो, इतने डिप्रेस मतलब ऐसे मेस में खाना मिलता है, कोई नीचे भी नहीं आता था। सब लोग अपनी मम्मियों को बुला लेती थी, वो गर्ल्स हॉस्टल था तो ऐसे फादर वगैरह अलाउड नहीं थे, तो सबकी मम्मियाँ हॉस्टल में आ जाती थी, वो मेस से ऊपर उनके रूम में खाना लेके आती थी। बच्चे निकलते ही नहीं थे रूम, पूरे टाइम रूम में ही पड़े रहते थे और जो बाहर आते भी थे वो भी इतने उदास से लगते थे, तो माहौल बहुत खराब हो जाता है पेपर के टाइम पे। वैसे तो थोड़ा ठीक रहता है कि कॉम्पिटिशन बना रहता है कि हाँ, हमें इससे जीतना है, उससे जीतना है, पर पेपर के टाइम पे तो बहुत बेकार माहौल हो जाता है कोटा का। कोटा क्या बोल सकते हैं, कोटा मीन्स डिप्रेशन? डिपेंड करता है कि मतलब सहन शक्ति तुम्हें कितनी है, तुम कितना झेल सकते हो। और जैसे 10th तक मैं कभी भी अकेले नहीं रही थी बिना पेरेंट्स के, इवन अपने गाँव वगैरह भी मैं अकेले नहीं जाती थी। फिर कोटा में एकदम ही अकेले छोड़ दिया तो सब कुछ न्यू-न्यू था, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हुई। अगर तुम पहले से ही ऐसे बच्चे हो जिसे है कि हाँ, मैं तो आराम से अकेला रह लूँगा, होम सिकनेस इतनी नहीं होगी, तो तुम कर लोगे मैनेज। और थोड़ा दुनियादारी का भी पता हो कि कैसे लोग होते हैं, किन लोगों से फ्रेंडशिप करनी है, किनसे नहीं करनी, ये सब थोड़ा। तो कोई वहाँ पे गलत फ्रेंड भी मिला कोटा में? हाँ, होते थे बच्चे मतलब इस टाइप के कि बस तुम्हारी हेल्प ले ली, पर जब तुम उनसे हेल्प माँगोगे तो नहीं करेंगे। जैसे अगर उसकी क्लास छूटी है, उसने नोट्स माँगे तो तुमने भेज दिए और तुमने माँगे तो वही मैसेज सीन करके इग्नोर कर दें बच्चे, इस टाइप के भी होते हैं। तो देखना पड़ेगा कि जिस इंसान से फ्रेंडशिप कर रहे हैं, वो फ्रेंड बनने लायक है भी कि नहीं। एक कोटा के मतलब मिथ है या फिर ये रियलिटी है कि कोटा के रिक्शे वाले को भी चैप्टर्स के नाम पता होते हैं, तो क्या ये मिथ है या रियलिटी है? हाँ, रियलिटी है, रिक्शे वाले का तो नहीं पता, पर मैं एक स्टेशनरी पे गई थी। मेरी नीट की फ्रेंड थी, तो मेरे को नहीं पता नीट में ऑर्गेनिक के शायद से नोट ज़्यादा बनते हो क्योंकि जेईई में तो इतने नहीं बनते। तो वो मेरे साथ कॉपी लेने गई थी, वो मेरे से पूछ रही थी कि मैं कितनी मोटी कॉपी लूँ? तो मैंने कहा ज़्यादा मोटी मत ले, इतनी ले ले, मतलब उन अंकल ने ऐसे साइज़ दिखाए थे। तो उन अंकल ने कहा तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ले रही हो, नीट की हो तुम, तो तुम ये वाली लो, सबसे मोटी वाली उन्होंने दिखाई कि फिर ये तुम्हारी एक ही बार में चल जाएगी। तो मैंने अंकल से कहा नहीं, नहीं अंकल इतनी तो नहीं लगती, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ इतने नोट्स होता है।
तो अंकल ने कहा मैंने भी नीट की पढ़ाई की थी, मुझे पता है कितने नोट्स लगते हैं, तुम यही वाली लो। तो उसने कहा अच्छा अंकल आपने भी नीट की थी, फिर तो आपको पता होगा, फिर उसने वो वाली कॉपी ली। लाइक यार नीट की पढ़ाई करके अंकल स्टेशनरी पर हैं, तो हो सकता है किसी रिक्शे वाले ने भी की हो। तो मतलब ये मिथ नहीं रियलिटी है, बोल सकते हैं कोटा में। हाँ, है तो। और दूसरा मिथ या रियलिटी ये बता दो कि जो जैसे मतलब ठेले वगैरह होते हैं कोटा में, तो उसपे जो जैसे कचौड़ी वगैरह होगी या फिर समोसे वगैरह हो गए, वो भी डीपीपी में मिलती है? डीवीवी मॉड्यूल सब में ही मिलता है सब। ज़्यादातर वो एलन के होते हैं। कोटा में सबसे ज़्यादा एलन इंस्टीट्यूट चलता है कि अगर तुम्हें 100 बच्चे दिख रहे हैं ना, तो उसमें से 40-50 सारे एलन के होंगे। फिर पीडब्ल्यू, अनअकैडमी, वाइब्रेंट, एनर्जी और भी बहुत सारी छोटी-छोटी कोचिंग है। मतलब इतनी फेमस नहीं है वो, कोटा में ही चलती है बस इस टाइप से। तो जितनी भी ये होती है वो अखबार वगैरह में नहीं होती, ज़्यादातर एलन की डीपीपी या उसकी मॉड्यूल्स इन्हीं सब में होती हैं। और जैसे जो बच्चा मतलब कोटा में प्रिपरेशन कर रहा है, उससे मतलब कोटा में डिफरेंट एरिया होंगे, तो किस एरिया में प्रेफ़र करना चाहिए? एरिया तो कोटा के सारे ही सही है, जो भी तुम्हारी कोचिंग सेंटर के सबसे पास पड़ता है, तुम्हें उसी के नियर में कोई हॉस्टल या पीजी लेना चाहिए तो सही रहता है। और ये वाइब्रेंट एकेडमी, अगर स्कॉलरशिप कोई वाइब्रेंट एकेडमी का दे, तो वो कैसे दे सकता है? इसके बारे में बता दीजिए। अभी तो मेरे को इसका आइडिया नहीं है, पर स्कॉलरशिप का नाम वज्र 111 था। इस स्कॉलरशिप में ये था कि अगर तुम इसे क्लियर कर लोगे, पहले एक रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद तुम्हारा एक इंटरव्यू होगा, उसमें भी वो लोग तुमसे क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर तुम्हारा हो जाता है तो तुमसे ये लोग सिर्फ ₹1-1 पे कराएँगे। ₹1 कोचिंग की फीस, ₹1 मेस की फीस और ₹1 हॉस्टल की। फिर उसके अलावा तुम्हें कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। तुम्हें हॉस्टल का रेंट भी नहीं देना पड़ेगा, कोचिंग की फीस भी नहीं देनी पड़ेगी और खाने का भी नहीं देना पड़ेगा। तो मतलब बस वहाँ ₹3 में रहे हो, हाँ, हाँ, इसी टाइप से। बाकी मतलब जो पॉकेट मनी बस। वही, क्योंकि अगर मेरे को ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो मैं इतना अफ़ोर्ड नहीं कर पाती, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है पर इतनी ठीक नहीं है कि कोटा में जाके कर सके। कोटा बहुत महँगा है, बहुत ज़्यादा। तो अगर कोई मतलब किसी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है ना, तभी वो कोटा में जाके पढ़ सकता है। वरना अगर वो तब भी कोटा में जाके पढ़ रहा है तो बहुत दिक्कत है कि मतलब वही कि पेरेंट्स लोन लेके कर रहे हैं या ये वो इस टाइप से। तो कोटा में रहे हो, तो कोटा की हॉस्टल फी लगभग क्या मतलब रेंज है हॉस्टल फी की? अगर कोई बहुत सस्ता भी लोगे ना तो भी वो 10 से 12,000 जाएगी। मैं जो हॉस्टल में रहती थी वहाँ पे सबसे कम जो रेंट था रूम का वो 12,000 था और सबसे ज़्यादा मतलब सबसे अच्छा वाला रूम था उसका भी 16-17,000 तक जाता था। और अगर तुम पीजी लेते हो तो उसमें 7-8,000 तक जाता है। और अगर मतलब कुछ हॉस्टल थे वो बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे, उसमें जिम वगैरह भी होते थे। उनका 25,000 तक रेंट जाता था पर मंथ। और मतलब हॉस्टल प्रेफ़र करना चाहिए किसी बच्चे को या फिर पीजी? पीजी सस्ता तो पड़ जाता है पर पीजी में ना ये होता है कि खाने वगैरह की थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। हॉस्टल में ये होता है कि तुम्हें 4 टाइम खाना मिलता है। सुबह मिलेगा, फिर लंच मिलेगा, फिर 6 बजे स्नैक्स देते हैं और फिर 8 बजे डिनर। और उसमें भी वैराइटीज़ होती हैं, तो तुम इतनी जल्दी बोर नहीं होगे। एक तो वैसे ही होता है कि घर का खाना लगता रहता है कि घर का खाना मिलना चाहिए, हॉस्टल का इतना अच्छा नहीं होता। पीजी में और खराब हो जाता है कि वहाँ पे ना संडे को खाना ही नहीं देते। और फिर 6 बजे भी तुम्हें कुछ नहीं मिलता। तुम सुबह 12 बजे खा रहे हो, फिर रात में 8 बजे मिल रहा है। और कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो फिर तो उसे कुछ चाहिए ही होगा ना। वो बाहर लेने जाएगा या उसे स्टॉक करके रखना पड़ेगा। और पीजी में और भी फैसिलिटीज़ नहीं होती कि तुम्हें अपना रूम खुद साफ करना पड़ेगा, वॉशरूम शेयर करना पड़ेगा। अगर वॉशरूम में कोई और घुसा हुआ है तो तुम नहीं जा सकते। हॉस्टल में हाँ, पीजी में कपड़े भी खुद धोने पड़ते हैं। हॉस्टल में सारी फैसिलिटीज़ हॉस्टल वाले ही करते हैं। मतलब तुम जो भी रेंट पे करते हो उसमें तुम्हारी रूम की सफाई करने भी आते हैं, तुम्हारे कपड़े धुलने भी आते हैं, लॉन्ड्री का होता है, वाई-फाई भी होता है, खाना भी तुम जब चाहो ले लो इस टाइप से। और ये जब हॉस्टल में बच्चा रह रहा है, तो शेयरिंग में प्रेफ़र करना चाहिए या सिंगल? शेयरिंग में अगर तुम पहले से जानते हो तो ठीक है, वरना शेयरिंग में ये हो सकता है कि तुम किस बच्चे के साथ फँस जाओ। अगर वो इस टाइप का निकला कि उसे पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं है, उसका वो अपना अलग से ही पार्टनर बना रहा है, स्मोकिंग वगैरह कर रहा है, तो तुम उसके चक्कर में फँस जाओगे। क्योंकि अब एक बार संगतें पड़ जाती है ना तो बच्चे कन्विंस कर लेते हैं दूसरे बच्चों को कि हाँ, हमें अभी मज़ाक करना चाहिए, हमें पढ़ना नहीं चाहिए और फिर तुम्हें भी उस जैसा बना लेते हैं। तो अगर तुम्हें पता है कि इंसान अच्छा है तो शेयरिंग में रहो, वरना तो फिर अकेले ही रहना ठीक रहता है। तो शेयरिंग में थे या फिर
मतलब सिंगल था रूम, स्कॉलरशिप जो मिले थे उसके मेरा अकॉर्डिंग? तो सिंगल रूम था। और अब वाइब्रेंट एकेडमी के बारे में जानते हैं, तो वाइब्रेंट एकेडमी में कौन-से टीचर पढ़ा रहे थे आपको? वाइब्रेंट अकेडमी में कोटा के बेस्ट टीचर्स पढ़ाते थे। हमें फिजिकल केमिस्ट्री नरेंद्र अवस्थी सर ने पढ़ाई थी। उन्होंने एक बुक भी लिखी है जो बहुत फेमस है जेईई टॉपर्स में। आपने शायद से सुना हो नाम, हाँ, एडवांस प्रॉब्लम्स इन एन फिजिकल केमिस्ट्री एन बाय अवस्थी। नरेंद्र अवस्थी। हाँ, हाँ, पता है, पता है। वो टीचर आज भी हाँ, मैं तो पीडब्ल्यू से पढ़ा हूँ ना, तो पीडब्ल्यू में भी टीचर प्रेफ़र करते हैं एन अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। हाँ, और हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी एमएस चौहान सर ने, उनकी भी बुक है इसी एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाँ, नाम से, पता है। एमएस चौहान सर। हर कोई यही प्रेफ़र करता है एमएस चौहान। आगे और? और और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीके जायसवाल सर ने पढ़ाई थी और मैथ पंकज जोशी सर ने। जो ब्लैक बुक लिखी है ना, मैथ में ब्लैक बुक आपने शायद सुनी हो। हाँ, मैं वो पूछने ही वाला था क्वेश्चन कि सर मॉड्यूल से पढ़ाते हैं या फिर ब्लैक बुक से पढ़ाते हैं? ब्लैक बुक उन्होंने 11th में तो बिल्कुल नहीं कराई थी। 12th का जब सिलेबस हो गया था उसके बाद वो एंड में ब्लैक बुक कराते थे कि सारा सिलेबस होने के बाद वो प्रैक्टिस के लिए ब्लैक बुक कराते थे। क्या सर कभी सिंगेज करने को बोलते थे या कहते थे ब्लैक बुक करो? सिंगेज तो हमारे किसी भी सर ने कभी ऐसे रिकमेंड नहीं की। मैथ में सर ने बहुत सारी अलग-अलग से किताबें कराई थी, एस एल लोनी कराई थी, बीएन वर्मन कराई थी। मतलब इससे कोई पर्टिकुलर चैप्टर के पर्टिकुलर क्वेश्चन, पूरी बुक नहीं, जितना सिलेबस में है उस हिसाब से क्वेश्चन कराए थे। तो बहुत सारी बुक करी थी पर सिंगेज कभी सर ने ऐसे रिकमेंड नहीं की। और फिजिक्स किसने पढ़ाया? निंजा सर? फिजिक्स हाँ, निंजा सर, तो निंजा नितिन सर जैन का क्या सर। एक्सपीरियंस है? मतलब बहुत बच्चे जानना चाह रहे हैं। अभी मतलब ऑनलाइन में अभी ये सारे फैकल्टी आ चुके हैं। तो निंजा सर के बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा है निंजा सर के साथ? निंजा सर का मतलब 25 साल का ऐसे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पर उनका ये रहता है कि वो ना बहुत जल्दी एडवांस लेवल टच कर देते हैं कि आज बेसिक चल रहा है और कल एडवांस। तो मतलब जो बच्चे टॉपर होते थे ना, वो बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लेते थे मेरे बैच में। बट बाकी मेरे को निंजा सर से पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती थी। मतलब मेरे को उनसे थोड़ा कम समझ आता था क्योंकि ये लगता था कि सर बहुत जल्दी एडवांस लेवल टच कर लेते हैं, या शायद हो सकता है मैं ही फिजिक्स में थोड़ी वीक हूँ इसलिए मेरे को कम समझ आता था। और पंकज जोशी सर का क्या एक्सपीरियंस रहा? पंकज जोशी मैथ्स। पंकज जोशी सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। वो बेसिक से एडवांस तक लेके जाते थे और उनका ये था कि अगर वो जितना पढ़ा रहे हैं ना, उतना तुम पढ़ लो, फिर तुमसे कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, जेईई एडवांस का भी हो जाएगा। तो उनका क्या था? मतलब मेंस पहले अच्छे से कराने के बाद एडवांस पे जाते थे या तुरंत लेवल अप करते हैं? क्योंकि हाँ, बहुत सारे नहीं मैथ्स वो के सी टीचर लेवल अप तुरंत करते हैं ना मैथ्स के टीचर। टाइम कम रहता है, हाँ, ये इलस्ट्रेशन ज़्यादा करना रहता है। पंकज जोशी सर अपना पूरा टाइम देते थे। वो क्लास मतलब जिस टाइम पे शुरू होनी होती थी एग्जैक्ट टाइम पे आते थे, कभी लेट नहीं होते थे। और अगर उन्हें लगता था ना सिलेबस थोड़ा भी पीछे चल रहा है तो वो क्लास एक्सटेंड कर लेते थे। तो कभी उन्हें टाइम का तो वो नहीं रहा क्योंकि वो क्लास लंबी खींच लेते थे अगर सिलेबस ज्यादा था। पर सारी चीजें आराम से समझाते थे धीरे धीरे, किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा तो वो आराम से डाउट पूछ ले। मतलब क्लास का एनवायरनमेंट तो चिल ही था कि कोई भी डाउट पूछ सकता है, इतना वो नहीं था कि नहीं डाउट पूछने में बहुत डर लग रहा है इस टाइप से। पंकज जोशी सर तो एकदम था, वो धीरे-धीरे बहुत एडवांस तक ले जाते थे। तो जैसे और ये ऑर्गेनिक एमएस चौहान सर उतना फेमस है सर। तो एमएस चौहान सर का क्या मतलब एक्सपीरियंस रहा? ऐसा आईपीएससी बहुत टाइम कराते थे, जीओसी ऐसा मतलब क्या था? एमएस चौहान सर तो मतलब बहुत कूल थे, बहुत कूल। मतलब वो क्लास में लेट भी आते थे और जल्दी भी छोड़ देते थे क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस भी थोड़ा कम होता है। हाँ, वो हाँ। आते थे, इतने मजे-मजे में सारे टॉपिक पढ़ाते थे, लगता ही नहीं था कि पढ़ाई की है, ऐसा लग रहा है जैसे मजे ही चल रहे हो। इतना हँस-हँस के कराते रहते थे। क्लास में वो अपने एक्सपीरियंसेस बताते रहते थे कि मैं छोटा था तो ऐसा होता था, वैसा होता था। छोटी-छोटी कहानी सुनाते रहते थे। मोरल वैल्यूज के बारे में ही बताते रहते थे कि हमें एक अच्छा इंसान बनना ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है। इस तरीके से वो बहुत चिल होके पढ़ाते थे और उनका पढ़ाया सब समझ आता था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एमएससी सर पढ़ा रहे हैं और कुछ समझ ना आया हो। और जैसे ये इन्होंने आयरन मैन वाला अभी जो थर्ड टाइटल शायद उन्होंने जीता है, तो ऐसे हाँ, मतलब सर हाँ। हॉलिडे लेते रहते थे क्या फिर ऑफलाइन में? अ, नहीं ऐसे लेते नहीं रहते थे, पर जब लेते थे तो वो किसी और टीचर को भेज देते थे पढ़ाने के लिए। ऐसे छुट्टी नहीं होती थी, सब्स्टिट्यूट टीचर आते थे, वो पढ़ाते थे और फिर उसके आने के बाद भी एमएससी सर पूछ लेते थे अगर किसी को उन सर से कुछ नहीं समझ आया, तो तुम मुझसे पूछ लो मैं बता दूँगा।
और वो जब अपने केबिन में ही बैठते थे ना, तो भी उन्होंने कह रखा था कि कोई अगर आके डाउट पूछने जाता है तो वो पूछ सकता है, और बच्चे जाके पूछ लेते थे। तब क्या एसकेएम सर थे वाइब्रेंट एकेडमी में? एसकेएम सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हाँ, कोटा के शायद फेमस मैंने शॉर्ट फैकल्टी। नेम से भी सुना ना हो, एसकेएम सर का याद नहीं आ रहा। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो कोटा में पहले इंडिविजुअल पढ़ा रहे हो, क्योंकि उनका नाम कोटा में बहुत है। अब वो वाइब्रेंट एकेडमी ज्वाइन कर चुके हैं, एसकेएम सर। और एन अवस्थी सर के साथ क्या एक्सपीरियंस था? एसकेएम सर पहले पीडब्ल्यू में पढ़ाते थे। नहीं नहीं नहीं, इनका पहले इंडिविजुअल कोचिंग था, इंडिविजुअल कोचिंग। अच्छा अच्छा। और ये एन अवस्थी सर के साथ क्या एक्सपीरियंस था, फिजिकल केमिस्ट्री? एन अवस्थी सर, एन अवस्थी सर तो मेरे फेवरेट थे। मतलब उनकी वजह से ना वो फिजिकल केमिस्ट्री को इतना इजी बना देते थे कि मोस्टली बच्चे कहते हैं कि केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, और हमारी कोचिंग में ना ज्यादातर बच्चों का यही रहता था कि फिजिकल केमिस्ट्री सबसे ज्यादा इजी है। नरेंद्र मोदी सर का इस तरीके से रहता था कि जितनी मॉड्यूल्स थी वो उन्होंने खुद ही सारे क्वेश्चन सेट किए थे। सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज सेट थे और डिफिकल्टी वाइज थे, कि सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चन आते थे, फिर क्वेश्चन बैंक होता था उसमें मॉडरेट क्वेश्चन, फिर जेई एडवांस के क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2 होती थी इसमें सारे जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे जो कि वो खुद बनाते थे। मतलब उनका 25 साल का एक्सपीरियंस है, 22-23 साल का तो ऐसे एक्सपीरियंस है ही उनका। तो वो क्वेश्चन खुद बनाते थे जेई एडवांस लेवल के, और वो सारे इतने अच्छे होते थे, अगर तुम उन्हें कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हारा चैप्टर मतलब इतने अच्छे से हो जाएगा कि तुम कोई भी पीवाईक्यू लगाओगे ना तो वो सॉल्व हो ही जाएगा। और फिर उसी मॉड्यूल में एंड में पीवाईक्यू भी होते थे प्रैक्टिस के लिए। फिर पूरी मॉड्यूल होने के बाद वो अपनी बुक कराते थे। और वीजे सर कैसे, मतलब सारे इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शंस कैसे पढ़ाते थे? इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शन वो मतलब उसका हमारे सर पूरे टाइम यही कहते थे कि कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, होती है कुछ, पर इतनी सारी एक्सेप्शन नहीं होती जितना बोला जाता है अगर उसका रीजन दे दिया जाए तो वो कोई भी एक्सेप्शन बताते थे, फिर उसका रीजन बता देते थे और कहते थे कि इसका ये रीजन है इसलिए ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, तुम रीजन समझोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। तो वो रीजन के साथ साथ बताते थे तो सही लगता था, ऐसा नहीं लगता था कि ये कितना इलॉजिकल सा पढ़ रहे हैं। तो और वाइब्रेंट एकेडमी के डीपीपी क्या टीचर मतलब खुद बनाते थे या फिर अलग से मतलब कोई फैकल्टी? नहीं नहीं, वो सारे टीचर जीपीपी खुद ही बनाते थे। और और ये वाइब्रेंट एकेडमी का मॉड्यूल का क्या रिएक्शन है? क्या उसमें ब्लैक बुक जैसे एमएस चौहान के क्वेश्चंस मतलब कॉपी करके है या फिर वैसे ही अलग से ही खुद डिजाइन किया गया है? जो बुक्स हैं वो भी टीचर्स ने खुद ही लिखी हैं और जो मॉड्यूल्स वगैरह हैं वो भी टीचर्स ने खुद ही डिजाइन की है। तो क्वेश्चंस मैच तो करेंगे, और मॉड्यूल्स तो मतलब बहुत अच्छे से डिजाइंड है कि ईजी से डिफिकल्ट लेवल भी है और टॉपिक वाइज सब सेट है, तो तुम एक अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो सारी मॉड्यूल्स इस तरीके से डिजाइंड है, अगर तुम उसे ए टू जेड पूरा कर लोगे तो तुम कोई भी वीवाईक्यू जेई एडवांस का कोई भी वीवाईक्यू ले लो तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। अगर तुम उसके बाद बुक्स नहीं भी करते तो भी तुम्हारा हो जाएगा, पर बुक्स एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की तरह है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे होते जाओगे। और फेवरेट फैकल्टी कौन था इनमें, अगर ये? नरेंद्र अवस्थी सर। और फिजिकल केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में? शॉर्ट नोट्स इम्पोर्टेंट तो वैसे हर सब्जेक्ट में ही है, पर ये है कि केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स बन नहीं पाते। उसमें ऐसा लगता है कि सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है। मैं खुद भी शॉर्ट नोट्स बनाती थी, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के तो इजीली बना लेती थी कि उसमें फॉर्मूला वगैरह मेरे को लिखने हैं, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालती थी जो मेरे को लगता था कि हाँ मेरे को दोबारा देखना है। पर केमिस्ट्री के बनाने बैठती तो वो इतने बड़े बन जाते थे कि लगता ही नहीं था शॉर्ट नोट्स, ऐसा लगता था सब इम्पोर्टेंट है। उसमें एक्सेप्शन लिखो, कुछ थ्योरी है कि कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो थ्योरी भी लिखो इस तरीके से, तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाने थोड़े मुश्किल लगते हैं तो मैं बनाती नहीं थी। और जैसे फिजिक्स में निंजा सर को मतलब जैसा उनका मतलब लुक है, ऐसा लगता है देखने में ही डर लगता है। तो क्या मतलब वॉयलेंट टीचर हैं सर? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत शांत टीचर है। और मतलब वो ना ज्यादा इधर उधर की बातें करते नहीं है, स्टार्टिंग से एंड तक मतलब पढ़ाई की बातें चलती है, तो थोड़ा क्लास में बोर भी हो जाता है। पर जब वो थोड़ा इधर उधर की बातें करना करते हैं ना तो मतलब वो इतनी अच्छी होती है, लगता है कि उन्हें सुनते रहो। वो मतलब भगवान वगैरह को नहीं मानते, तो वही बताते रहते हैं, वो अलग अलग रीजन देते रहते हैं कि जो लोग मानते हैं वो क्यों मानते हैं, इस टाइप से। और
कभी-कभी साइंटिस्ट वगैरह का बताने लगते हैं और कोई उन्हें टॉपिक अच्छा लगता है ना, तो उस टॉपिक को और ज़्यादा मतलब सिलेबस से बाहर का भी बताने लगते हैं कि उन्हें पहले बता देते हैं कि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो फिर उसके आगे बताने लगेंगे कि और बच्चों को इंटरेस्ट हो तो वो भी जाने कि देखो इसमें ऐसा होता है, वैसा होता है। बहुत अच्छे से बताते हैं और मतलब उन्हें देख के पता चलता है कि सर को फिज़िक्स से प्यार है, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं वो फिज़िक्स। वन ऑफ द फेवरेट फैकल्टी ऑफ फिजिक्स इन कोटा है निंजा सर। और तो ये हुँ। वाइब्रेंट एकेडमी में जो बच्चा विदाउट स्कॉलरशिप जाते हैं उनको लगभग कितनी फी लग जाती है? 1 लाख से 1.5 लाख पर ईयर। पर ये और ये दोनों साल में सेम फैकल्टी थे, ऐसा तो नहीं हुआ कि फैकल्टी चेंज हुए 11th-12th में? हाँ, सेम फैकल्टी थे, बस इनऑर्गेनिक के चेंज हुए थे। लास्ट में हमें धीरेन्द्र शास्त्री सर पढ़ाने लगे थे, डीएस सर इनऑर्गेनिक और पहले वीके जायसवाल सर पढ़ाते थे। और ये तीनों केमिस्ट्री एक साथ चलती थी क्या? अ, एक दिन में 3 क्लासेस चलती थी, तो मतलब जैसे आज मैथ, फिज़िक्स और इनऑर्गेनिक हो रही है, तो फिर कल फिज़िकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, ऐसे कभी 3 क्लासेस हो गई, कभी 2 क्लासेस हो गई। तो एंड तक आते-आते पाँचों क्लासेस चलती थी। पहले स्टार्टिंग में 3 सब्जेक्ट चलते थे, फिर एंड में आते-आते पाँचों सब्जेक्ट चलते थे। तो पांचों सब्जेक्ट तो टाइमिंग क्या होती थी? टाइमिंग 2 बजे से लेकर 8 बजे तक ऐसे होती रहती थी कि अगर कभी 2 क्लासेस हैं, तो 2 से पहली क्लास 2 से साढ़े 3 चल रही है, थोड़ी ज़्यादा हो गई तो 3:40 तक चल गई, फिर दूसरी 4 बजे से शुरू होगी, 4 से 6 या साढ़े 5 बजे तक खत्म हो जाएगी और अगर 3 क्लासेस हैं तो 8 बज जाते थे, 8 साढ़े 7 में। और एक मतलब हॉस्टल वाले बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि उनकी क्लासेस लेट छूटती है तब तक उनका खाना खत्म हो जाता है, तो ऐसा कुछ हॉस्टल में प्रॉब्लम? हाँ, ये प्रॉब्लम ड्रॉपर बच्चों को होती थी। मोस्टली तो जो होती है कोचिंग वो अपनी क्लासेस मॉर्निंग में रखते हैं, तब तो इसकी दिक्कत नहीं होती पर हमारी इवनिंग की क्लासेस होती थी और कभी-कभी ड्रॉपर बच्चों की इवनिंग में क्लास होती थी। तो उनकी 3 क्लास नहीं 4-4 क्लासेस लगती थी। तो उनकी छुट्टी कभी 8:30 बजे हो रही है, 8:40 तक हो रही है, फिर घर में मतलब हॉस्टल पहुँचते-पहुँचते भी अगर 20-30 मिनट लग रहे हैं, तो 9 बजे से ऊपर हो जाएगा और हॉस्टल में खाने की टाइमिंग होती है कि वो 8 से लेकर 9 बजे तक चलेगा, जो रात का डिनर होता है। तो हो सकता है अगर बच्चे लेट पहुँच जाए तो खाना खत्म हो जाए। पर मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मेरी मैक्सिमम जो टाइमिंग जाती थी वो भी 8 बजे जाती थी। 8 बजे से लेट कभी नहीं छोड़ते थे, तो मैं 8:20 तक पहुँच जाती थी अपने हॉस्टल। और ये मतलब एक स्पेशल राउंड वन वर्ड क्वेश्चन रिप्लाई देना है, तो 11th इजी थी या 12th इजी? 12th। और केमिस्ट्री में कौन सा पोर्शन इजी था तीनों में? कौन-सा मेरे को तो फिजिकल केमिस्ट्री इज़ी लगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में मोर इंटरेस्ट किसमें है और लेस इंटरेस्ट किसमें है? मोर इंटरेस्ट केमिस्ट्री, लेस इंटरेस्ट फिजिक्स। और स्कोरिंग कौन सा सब्जेक्ट आता था टेस्ट में? केमिस्ट्री और टेस्ट डिस्कशन वाइब्रेंट एकेडमी में होती है या नहीं होती है? होती थी, और डीपीपी डिस्कशन? डीपीपी डिस्कशन भी होती थी। तो टेस्ट सीरीज के बाद मतलब टेस्ट होने के बाद क्या प्रोसेस होता था, कैसे उसको एक्सप्लेन किया जाता था? टेस्ट के बाद टीचर्स कह देते थे कि तुम्हें जो क्वेश्चन नहीं आया, तुम पूछ लो। जैसे क्लास स्टार्ट हो रही है उससे पहले कहते थे कि हम लोग टेस्ट डिस्कस करते हैं, तो फिर बच्चे टेस्ट अपना प्रिंट आउट निकलवा लेते थे। वो बता देते थे कि सर ये वाला क्वेश्चन मेरे को नहीं आया, ये वाला नहीं आया, वो बता देते थे। पर मोस्टली बच्चे टेस्ट नहीं पूछते थे क्योंकि वो लोग खुद एनालाइज़ कर लेते थे, सॉल्यूशंस आ जाते थे ऐप पर। ऑनलाइन टेस्ट होते थे? हाँ, टेस्ट मतलब कंप्यूटर बेस्ड ही होते थे ना। अच्छा, सीबीटी सारे टेस्ट सीबीटी? हाँ, पर हमें जाके देने पड़ते थे कोचिंग में, ऐसा नहीं है कि घर से देंगे। नहीं, वो तो मुझे पता है कि सीबीटी जाके देने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं हुआ कि कभी ओएमआर बेस्ड भी टेस्ट हो रहा हो? सारे टेस्ट नहीं, सीबीटी? नहीं। कितने टेस्ट हाँ। होते थे? क्या अ, फ्रीक्वेंसी थी? कितने दिन में? हर महीने में 1 होता था और फिर एंड तक आते-आते हर हफ्ते में 1। मतलब लास्ट में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है टेस्ट की? हाँ, लास्ट में बहुत सारे टेस्ट होते हैं कि कभी-कभी 2-3 दिन के बाद रखती है, हफ्ते में 1 हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, इस टाइप से। तो वाइब्रेंट एकेडमी सारे टेस्ट सीबीटी करवाता है? हाँ, तो वैसे सीबीटी देने का क्या फायदा हुआ जेईई मेंस में? ये होगा कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तुम जब सेंटर पे जाओगे तो तुम्हें कुछ भी अलग नहीं लगेगा।
ऐसा लगेगा हाँ, ये मैं पहले कर चुका हूँ, इस तरह से। और जब जेईई मेंस के करीब आता है, तो टीचर कैसे मतलब बच्चे वहाँ पे डिमोटिवेट होते होंगे। तो क्या ये मेंटरशिप प्रोग्राम कुछ था वाइब्रेंट एकेडमी में? मेंटरशिप प्रोग्राम इस तरीके से था कि अगर तुम दिक्कत है तो तुम खुद जाके साइकियाट्रिस्ट से बात कर सकते हो, वो रहते थे। तुम मतलब खुद उन्हें कॉन्टैक्ट करोगे, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों के लिए एक ही तरीके से चल रहा है। बाकी ये होता था कि क्लासेस के टाइम पे कभी-कभी आते थे, डॉक्टर्स भी आते थे, कभी पुलिस ऑफिसर्स आते थे, वो सब ऐसे बताते रहते थे कि कोई भी दिक्कत हो तो हमसे बात करो। तो इस तरीके का था, बीच-बीच में फॉर्म भी भराते रहते थे। और जब मैं थी उस टाइम पे एक टाइम पे कोटा में सुसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो भी अलग-अलग उसके लिए मेजर्स लिए गए थे कि अब बच्चों के टेस्ट नहीं होंगे 1-2 महीने तक, और क्लास की टाइमिंग सेट कर दी गई थी कि सुबह के टाइम पे तुम बच्चों को नहीं बुलाओगे, वो टाइम बच्चों के स्कूल के लिए होता है। और 16 साल या 17 साल से था कि इससे नीचे की एज के बच्चों को तुम एडमिशन नहीं ले सकते, इस तरीके से। तो वाइब्रेंट एकेडमी में 9th 10th की क्लासेस भी चलती हैं? नहीं, पहले चलती थी 6 से लेकर 12 तक चलती थी, पर ड्रॉपर तक, पर अब सिर्फ 11-12 और ड्रॉपर के बच्चे को लेते हैं वो। तो जैसे ये वाइब्रेंट एकेडमी में कोई एडमिशन ले लिया, तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम ये सब मिल रहा है, तो कोई ऐसा नहीं हुआ कि कभी आपने मेंटरशिप लिया हो, तो क्या एक्सपीरियंस रहा? हाँ, मैंने लिया था, तो बहुत प्यार से पहले वो तुमसे पूछते हैं कि वो सबसे पहले ये पूछते हैं कि तुम्हारा रूटीन क्या है? कितने बजे उठ रहे हो, कितने बजे जग रहे हो, कब क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? फिर वो तुमसे पूछेंगे तुम्हें दिक्कत क्या है, और उसके बाद अगर तुम चाहते हो वो तुम्हें एक पर्सनलाइज़, कस्टमाइज़ करके तुम्हारा एक खुद का पूरा शेड्यूल बना के दे देंगे कि तुम ये शेड्यूल फॉलो करो। वो तुम्हें खाने की चीज़ें बता देते हैं कि तुम अपने खाने में ये ऐड कर सकते हो, और क्या चीज़ें हैं जिन्हें तुम्हें अवॉइड करना चाहिए, किस टाइम पे सोना चाहिए। तो ये सब कुछ बता देते हैं, तो उससे हेल्प मिल जाती है। और डीपीपी जैसे होमवर्क में देते होंगे, तो क्या टीचर चेक करते थे डीपीपी कि किया है या नहीं, ऐसे नहीं? चेक नहीं करते थे। और कभी टीचर बच्चों को बजा भी मतलब मारते भी थे? नहीं, मैं मतलब 2 साल पढ़ी हूँ तब तक एक ही बार मारा नहीं है। पर सर ने ऐसे अपने एक्सपीरियंसेस में बताया कि अब तो हम बच्चों को इतने अच्छे से रखते हैं, पर मैं 15 साल पहले ऐसे बच्चों को मारता भी था, या बच्चों की ये हालत हो जाती थी। अब तो तुम्हें इतने प्यार से पाला जा रहा है, कुछ मतलब कुछ बोल भी दो तो भी तुम ऐसे रूठ जाते हो। पहले बच्चों को इतना-इतना सुनाया जाता था, एक-एक बच्चे की कॉपी चेक होती थी। ये सब पहले का बताते थे कि पहले ऐसा होता था। पर अब तो मतलब वही है कि तुम कोचिंग आ रहे हो, नहीं आ रहे, किसी को नहीं फ़र्क पड़ेगा, या टीचर एक-एक बच्चे की डेस्क पे जाके नहीं देखेगा कि उसने होमवर्क किया है या नहीं है। तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम पूछो, वरना टीचर को खुद थोड़ी पता चलेगा कि तुम्हें डाउट है या नहीं, इस तरीके से। तो ये जो टेस्ट के मार्क्स थे, क्या वो घर पे जाते थे पेरेंट्स के पास? हाँ, पेरेंट्स के नंबर पर एसएमएस आता था कि बच्चे का आज टेस्ट हुआ है, उसके फिज़िक्स में, केमिस्ट्री और मैथ में ये मार्क्स है, और टोटल मार्क्स और रैंक। रैंक रैंक ओवरऑल रैंक आती थी या फिर सेंटर रैंक? मतलब जैसे कोटा में ही तुम्हारे बैच का जो टेस्ट हुआ है, उस बैच के स्टूडेंट्स में तुम्हारी जो रैंक है वो बताई जाती है। तो और जो अब मतलब बच्चा कोटा जा रहा है, उसे क्या मतलब सजेशन देना चाहोगे? जेई नीट दोनों कैटेगरी के बच्चे, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? अ, जाना चाहिए, नहीं अच्छी बात है, कोटा जाना चाहिए, पर यही है कि पहला कि गलत फ्रेंड के साथ नहीं पढ़ना है, देख के फ्रेंडशिप करनी है, और दूसरा तो कि थोड़ी एंड्योरेंस होनी चाहिए। वहाँ पे अच्छा खाना नहीं मिल रहा, तो भी वो खाना ही पड़ेगा। अगर किसी ने कुछ सुना दिया तो सुनना ही पड़ेगा। और कोटा में न्यू बच्चे के लिए ये होता है कि ठगा बहुत जाता है, कि ऑटो में किस चीज़ का कितना किराया लगता है पता ही नहीं है। साइकिल रिपेयर करा रहे हो, किस चीज़ का कितना रेट है नहीं पता। कुछ खरीद रहे हो तो भी किस चीज़ का क्या रेट है कुछ पता ही नहीं होता। तो सबका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि लोकल लोगों से बात कर लो कि क्या चीज़ कैसे होती है, ये सब का। और ये होना चाहिए कि इतने शाय नहीं होनी चाहिए कि किसी चीज़ के लिए कुछ पूछ नहीं पा रहे। इतना होना चाहिए कि कुछ भी चाहिए तो दूसरे को बता सको क्या दिक्कत है ये वो। वरना ये होता है कि अकेले ही सब कुछ झेलते रहोगे ना, तो फिर झेल नहीं पाओगे। आगे जाके बहुत बुरी हालत हो जाती है, डिप्रेशन वगैरह भी हो जाता है। और जो बच्चे जेई विथ 11th 12th कर रहे हैं, उन्हें मतलब क्या सजेशन देना चाहोगे? डमी स्कूल ही ले लो, ये बेटर रहता है, अगर कोई दिक्कत ना हो आगे जाके, क्योंकि अभी चल रहा है डमी स्कूल का थोड़ा।
तो ये था पूरा नंदिनी का एक्सपीरियंस। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और कोई और डाउट हो तो हम कमेंट बॉक्स में डालना, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। ऐसे स्टे मोटिवेटेड, स्टे काम। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए इंटरव्यू के साथ।